क्लास 10th में संस्कृत ग्रामर में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि का अब तक अध्ययन कर लिया। आज हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति तदा स विसर्ग संधि इति कथ्यते। जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है तब उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सत्व संधि विसर्जनीयस्य सह अर्थ खरी परे विसर्जनीयस्य स स्यात्, यानी विसर्जनीय से स, ये आपके पास सूत्र है। ये विसर्जनीय से स, ये आपके पास सूत्र है। विसर्जनीय से स, ये आपके पास सूत्र हो गया। विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो खर परे रहते। खर का मतलब होता है आपके पास जो वर्ण है ये पीछे रहने के बाद में। खर वर्ण कौन से होते हैं? वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों शय जब रहते हैं तो आपके एक खर वर्ण होते हैं, लेकिन ये पीछे होने चाहिए। जब इसमें क्या होगा? स वर्ण का आगमन होगा, विसर्ग के स्थान पर स होगा। व्याख्या देखिए इसमें, विसर्ग से स्थाने सकारो भवति खरी वर्गस्य 1 2 शय स परे यथा। विसर्ग के स्थान पर शकार होता है खर परे रहते। खर यानी वर्ग का पहला, दूसरा, शय स होने पर, अर्थात विसर्ग से के परे विसर्ग होता है। उसके बाद में ये आपके पास वर्ण दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीनों शय। इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर शय हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते, तो तय पहला वर्ण है, यहाँ पर तय वर्ण है जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अच्छा, विसर्ग के स्थान पर शय होकर नमः स प्लस ते नमस्ते सिद्ध होगा, विसर्ग के स्थान पर शय हो जाएगा। इसी प्रकार ये उदाहरण दे रखे हैं, जैसे धनुष त्राता, त्रय के अंदर त्रय शब्द है, इसमें तय शब्द आ रहा है। तय और रे मिलकर त्रय बनता है, तो तय वर्ण आने से विसर्ग के स्थान पर हम क्या कर देंगे? स। तो राम प्लस च। अब यहाँ पर च सलगम का आएगा विसर्ग के स्थान पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो च है इसमें च का आपको सचुत्व संधि जिस प्रकार होती है, तो सचुत्व संधि के अंदर पहला नियम सचुत्व संधि का ये होता है कि च और श, जो आपका श सलगम का होता है उसे हम तालव्य सकार बोलते हैं। तो तालव्य सकार बोलने की वजह से, च वर्ग की वजह से यहाँ पर श सलगम वाला करेंगे, यानी तालव्य सकार करेंगे। फिर है धनुष टंकार, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर श षटकोण का करेंगे, क्योंकि ट वर्ग में एक श आता है उसे हम श षटकोण का कहते हैं। और ये कौन सा होता है? मूर्धन्य सकार बोलते हैं इसे, इसलिए हम विसर्ग के स्थान पर आधा श षटकोण का करेंगे। फिर है निह प्लस छल, अभी 6 शब्द है वो च वर्ग का है, इस वजह से हम श सलगम का लगाएंगे। यहाँ पर हमने लगाया था नमस्ते, तो तय लगाया था स की वजह से, ठीक है। तो तीनों ही स का उदाहरण यहाँ पर इन्होंने दे दिया। अगला है विसर्ग संधि वा शरी। शरी विसर्ग से विसर्गो वा स्यात्। विसर्ग से स्थाने विकल्पेन विसर्गादेशो भवति शरीश, यानी तीनों स परे यथा। यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग का आदेश हो जाता है, श स परे रहते। जैसे यहाँ बताना चाहते हैं हरि प्लस शेते, तो यहाँ पर जब विसर्ग होगा तो यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, पीछे से श दे रखा है, विसर्ग के बाद में श दे रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा? श विसर्ग ही रहेगा, श होने की वजह से, श षटकोण का होने की वजह से और स सलगम का होने की वजह से। लेकिन विकल्प से यहाँ पर क्या हो जाएगा? स सलगम का है तो यहाँ पर श सलगम वाला हो जाएगा विसर्ग का। श षटकोण का है तो ये भी श षटकोण का हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर। और ये स स्लेट का है तो ये भी स स्लेट का विसर्ग वाला वर्ण बन जाएगा वाशरी सूत्र से। ये पाठ्य पुस्तक के हमारे कुछ उदाहरण है, इनको आपको हल करना है। ये किस प्रकार से कौन सी संधि हुई है, कैसे हुई है, इसका दे भी रखा है, कौन से पाठ का है, कौन से पृष्ठ का है, उसकी डिटेल भी इसमें डाल रखी है, इसे आप पढ़ें। आगे देखिए इसमें अगला नियम है उत्व संधि। एक सूत्र आता है हमारे पास में, अतो रोर प्लुता दप्लुते। सूत्र दोबारा सुने, अतो रोर प्लुता दप्लुते। यहाँ पर अर्थ है इसका, अप्लुतादतः परस्य रोरुः शाद प्लुते अति, यानी अप्लुत आकार से परे, रू के स्थान पर ऊ हो, अलुप्त आकार परे होने पर। यह व्याख्या है, ऋस्वात् आकारात् उत्तरस्य रोः रेफस्य स्थाने उकारादेशो भवति। ऋस्वे आकारे परे, ऋस्व आकार से पर यानी बाद में, रोह रेफ के स्थान पर का उकार आदेश हो जाता है ऋस्व आकार परे होने पर। यानी ये कहना चाहते हैं कि उत्व विसर्ग में क्या होगा आपके पास में ए, ये देखिए विशेष में दे रखा है व्याख्या में, ए विसर्ग प्लस ए इति स्थाने विसर्ग से स्थाने, विसर्ग के स्थान पर ओकार से मात्रा भवती, ओ की मात्रा हो जाती है। यानी ए और विसर्ग यहाँ पर है, इसका तो क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा हो जाएगी।
अंतिमस्य अकारस्य च स्थाने अवग्रह भवति। अंतिम अकार ये दे रखा है, इसमें अवग्रह चिन्ह एस का चिन्ह बन जाएगा। अर्थात उत्पसंधि अनंतरम गुण संधि पररूप संधि च भवति। गुण संधि और पररूप संधि का इसमें समागम होता है। जैसे ए विसर्ग ए, इसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर ओकार की मात्रा होती है और अंतिम आकार के स्थान पर अवग्रह चिन्ह होता है। अर्थात उत्पन्न संधि के बाद गुण संधि पररूप संधि होती है। जैसे कह प्लस अपी, देखिए कह के अंदर ए शब्द है, फिर विसर्ग है और फिर हमारे पास में क्या आ गया, ए वर्ण आ गया। तो कह के अंदर ए यानी ए विसर्ग ए, तो ए विसर्ग का तो क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा हो जाएगी, तो को शब्द हो जाएगा। और इसका एक अपी में जो ए है इसका हम क्या कर देंगे, अवग्रह चिन्ह, तो कोपी शब्द बन गया। इस प्रकार से आपके और भी उदाहरण दे रखे हैं, इनको आप हल करके देखें। हमारे पाठ्य पुस्तक में से कुछ उदाहरण है, आपके लेसन है और पृष्ठ संख्या दे रखी है, कौन से लेसन में कौन से पृष्ठ पर कौन सा उदाहरण है। इस प्रकार से आपके उदाहरण है जो एग्जाम पॉइंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी उदाहरणों को आपको हल करना है और इसमें देखना है ये संधि किस प्रकार से बन रही है। अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो आप इसमें इसके बारे में पूछ सकते हैं। वैसे ये संधि बहुत सरल है, लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप इसके बारे में पूछें, इसे हल करने का प्रयास करें। आगे देखें, इसमें उत्व संधि एक सूत्र आता है हमारे पास में, हसीच है अप्लुता दतः परस्य रोरुः शादधि, यानी अर्थात हस का मतलब क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा य, र, ल, व और है अगर वर्ण आते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हश प्रत्याहार। हमारे पास में 14 माइस्वर सूत्र होते हैं, उसके आधार पर हमारे पास 42 से 44 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो आपके पाणिनि शिक्षा के अनुसार 42 प्रत्याहार होते हैं, उसमें से एक प्रत्याहार है जिसका नाम है हश। हश का मतलब होगा वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, य, र, ल, व। इस प्रकार से जो वर्ण आएंगे उसे हम हश प्रत्याहार में रखेंगे। यहाँ पर देखिए, हश प्रत्याहार परे रहने पर अप्लुत आकार से परे रू के स्थान पर उकार हो जाता है। व्याख्या है, ह्रस्वात् अकारात् उत्तरस्यो रो रेफस्य स्थाने उकारादेशो भवति हसी वर्गस्य 3, 4, 5 है य, र, ल, व परे। यानी ह्रस्व आकार के बाद में रो हो यानी रेफ के स्थान पर उकार आदेश हो जाता है हसी परे रहने पर। जैसे ए प्लस हस यानी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है य, र, ल, व इति स्थाने विसर्गस्य स्थाने ओकारस्य मात्रा भवति। अर्थात उत्पसंधे अनंतरम गुण संधि भवति। उत्पसंधि होती है उसके बाद में गुण संधि हो जाती है। यथा ए विसर्ग हस में प्रत्याहार आ गए, आपके पास में वर्ण आ गए। इस स्थिति में विकार के स्थान पर ओकार की मात्रा हो जाती है, अर्थात उत्पसंधि के बाद गुण संधि होती है। जैसे शिवय प्लस वंद्य, तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर आपके पास में हस प्रत्याहार है। इस हस प्रत्याहार के अंदर आपके पास में कौन सा वर्ण आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा है या र, ल, व। तो आपके पास में वह वर्ण आ गया। तो ये क्या है, ए और विसर्ग के बाद में ए नहीं है, इसके अलावा वर्ण आ गए, तो आपके पास ये क्या होगा, शिवय शब्द है, इसको शिवो हो जाएगा और वंदे शब्द से कैसे रह जाएगा। जैसे बालय याति तो बालो याति हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी वाक्यों का निर्माण, आपके पास में इनका उदाहरणों का निर्माण हुआ है। अगला सूत्र है हमारे पास में, विसर्गस्य रेफ है। ईचो अशी विसर्गस्य रेफ है। एच ए आ इत्येतौ विसर्जित्वा स्वरात् परस्य विसर्गस्य असि स्वरे मृदु व्यंजने च परे रेफो देशो भवति। उदाहरणानि, ए आ के बाद दोनों वर्जित स्वर से पर विसर्ग हूँ, स्वर और मृदु व्यंजन में परे रेफ आदेश होता है। अर्थात यदि प्रथम पद के विसर्ग से पूर्व ए अथवा आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, ए या आ के बाद अतिरिक्त कोई स्वर होता है, तो विसर्ग के बाद कोई स्वर या वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व है में से कोई वर्ण होता है तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, पहले तो इन्होंने बता दिया हस प्रत्याहार के बारे में, ए विसर्ग और हस के बारे में। अब यहाँ अगले नियम में क्या बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि ए जो प्लस से पहले ए वर्ण था, ये देखिए विसर्ग के पहले आपके पास ए था, इसके ए या आ के अतिरिक्त कोई अगर आपके पास वर्ण आता है और पीछे की साइड में आपके पास में वर्ग का कोई भी स्वर आ जाए या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व है में से कोई वर्ण आ जाए तो उसके स्थान पर र हो जाता है। दोबारा समझें इसको, अगर आपके पास में विसर्ग से पहले ए या आ के अतिरिक्त कोई स्वर आए, देखिए ई आ गया, ऊ आ गया, ए आ गया, इस प्रकार से आपके पास वर्ण आ गए, ठीक है, विसर्ग से पहले। और पीछे की साइड में आपके पास में कौन सा है, कोई सा भी स्वर आ जाए
या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या यरल वह है आ जाए तो इसमें विसर्ग के स्थान पर रह हो जाता है। जैसे मुनि ही प्लस इति, तो देखिए यहाँ पर ई है, ये भी ई है, लेकिन बीच में विसर्ग आ गया। विसर्ग आने से क्या हो गया, विसर्ग कर रह हो गया। जैसे मुनि इति तो मुनि रीति। इस प्रकार से आपके उदाहरण हैं, इनको आपको हल करना है, समझना है कि उदाहरण किस प्रकार से हैं। आगे हमारे पास अगला नियम है अव्यय संबंधिन ऋकारांत शब्द से संबोधन संबंधिनस्य विसर्गस्य आकारात् च परस्यापि रेफादेशो भवति। उदाहरणानि ऋकारांत और संबोधन संबंधी शब्दों के विसर्ग का आकार और आकार से परे पर भी रेफ आदेश हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है पुनः प्लस अत्र, तो यहाँ पर क्या है, कुछ नियम ऐसे भी हैं अव्यय संबंधी, जैसे पुनः अव्यय होता है तो पुनः शब्द आ गया, इसमें ए है और इधर अत्र है, तो आपके पास ये क्या हो गया, ए विसर्ग ए से क्या होना चाहिए, तो पोनो अत्र होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया यहाँ पर विसर्ग की वजह से र हो गया, तो पुनर फिर अत्र इसमें मिला दिया जाएगा तो पुनरत्र हो जाएगा। प्रातः भी आपके पास में क्या हो गया, अव्यय पिता है और माता है, ये भी आपके पास में कौन सा हो गया, ऋकारांत शब्द हो गया। पितृ और मातृ ऋकारांत शब्द है। तो इस प्रकार से आपके पास ये जो वर्ण बन रहे हैं इसमें आपके उत्व संधि वाला फर्स्ट नियम नहीं लगेगा, यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन है अव्यय संबंधित, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट लिख दिया अव्यय संबंधित और ऋकारांत शब्द, पितृ और मातृ ऋकारांत शब्द होते हैं। इस प्रकार से ये उदाहरण आपके पास है, इनको हल करके समझें। अगला है विसर्ग से लोप है। विसर्ग का लोप कब होता है, आतोषी विसर्ग से लोप है, आकारात् परस्य विसर्ग से असी स्वरे मृदु व्यंजने च परे लोपो भवति। यहाँ पर आपके उदाहरण है आपके पास में, उदाहरण देखें। आकारात से परे विसर्ग का अशी स्वर और मृदु व्यंजन में परे होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग से पहले आ हो और उसके विसर्ग के पश्चात कोई भी स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य रल व है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर कि आपके पास में आ वर्ण होना चाहिए विसर्ग से पहले, ये कहना चाहते हैं आकार से परे विसर्ग का अशी स्वर या मृदु व्यंजन होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग से पहले आ हो और उसके विसर्ग के बाद में कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ये रह वह कोई वर्ण हो। देखिए यहाँ पर बाला शब्द है, विसर्ग से पहले आ है और पीछे कोई सा भी स्वर हो सकता है, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो सकता है या ये रह वह है में से कोई सा वर्ण हो सकता है। तो यहाँ पर ए स्वर हो गया और बाला शब्द है तो यहाँ पर क्या हो गया, विसर्ग है, तो यहाँ पर बाला अत्र यानी विसर्ग का लोप हो गया। इसी प्रकार लता ए दिनते, तो आपके पास में विसर्ग का लोप हो गया। इस प्रकार से आपके उदाहरण है, इनको आपको हल करना है, समझना है। अगला नियम हमारे पास में अतो अनत्यची विसर्ग से लोप है, अकारात् परस्य विसर्ग से अकारम वर्जित्वा स्वरे परे लोपो भवति। उदाहरणानि विसर्ग से पहले आकार हो और उसके बाद में ए से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि विसर्ग से पहले अगर आकार हो और पीछे की साइड में ए के अलावा कोई अगर स्वर होता है, कोई भी भिन्न स्वर होता है तो उसका विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ पर केवल स्वर की बात की है, व्यंजन की बात इन्होंने नहीं की है। जैसे अतः है तो ए विसर्ग, फिर यहाँ पर ए नहीं आया, अगर ए आ जाता तो ओ की मात्रा होकर अवग्रह चिन्ह लग जाता, लेकिन यहाँ पर ए नहीं आया, केवल ए आया, अन्य स्वर आया है तो अतः एव बन गया। जैसे शिव इति तो शिव इति बन गया। इस प्रकार से आपको ये उदाहरण हल करने हैं। अगला नियम है हमारे पास में एत तदो सुलोपो अकारो नंच समासे हली अकारयो हो एत तदो यह सु स विसर्ग तस्य लोपः स्यात् हली नैतु नंच समासे ककार रहित एत और तद शब्द का ककार रहित कैसे रहित, एतद और शब्द का जो सु यानी प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है सु वो जैसे आपके पास में प्रत्यय होते हैं प्रथमा विभक्ति का, जैसे एक वचन द्विवचन और बहुवचन का क्या होता है, सु एक वचन में लगता है, ओ प्रत्यय द्विवचन में लगता है और जस सु ओ जस आपका बहुवचन में लगता है। तो आपके जो सु प्रत्यय प्रथमा विभक्ति के एक वचन में लगता है। तो स विसर्ग है, उसका लोप होकर हल होने पर पुनः नंज समास में न हो। अयम भाव है नंज समासम विहाय एष स इत्यनयो पदयो विसर्गस्य अकारम विहाय यदि किंचित वर्णे परो लोपो भवति। उदाहरणानि भाव यह है कि नंज समास को छोड़कर जिसमें नकारात बात होती है, मना करने के लिए बात होती है, तत्पुरुष का एक भेद है नंज समास। इसमें एष है स, इन पदों में विसर्ग के आकार को छोड़कर, विसर्ग है इसका आकार को छोड़कर, अर्थात सह और ऐशे के पश्चात ए को छोड़कर इनमें कोई स्वर या व्यंजन हो तो उससे विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे सह इति तो
ए के अतिरिक्त इसमें स्वर है तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। ऐसे आपके एश है, दूसरा उदाहरण देखें, एश विष्णु, तो एश है और वी ई की मात्रा है, तो एश विष्णु में क्या हो गया, एशे का जो विसर्ग लगा रहा है उस विसर्ग का लोप हो गया। और लास्ट हमारे पास में विसर्ग का आपके पास में सूत्र है, रोरी रेफस्य रेफे परे लोप स्यात्। स्वरात् परस्य विसर्गस्य रेफे परो लोपो भवति, लोपे कृते पूर्वस्वर दीर्घस्य भवति। उदाहरणानि भाव यह है कि विसर्ग से बने रे के पश्चात यदि रे आए, विसर्ग का जैसे रे है इसके पश्चात कोई रे आए तो पूर्व वाले रे का लोप हो जाता है, और लोप होने वाले रे के पूर्व के ए ई उ को दीर्घ हो जाता है। जैसे कवि प्लस रचयति, तो कवि शब्द इसका विसर्ग का लोप हो जाएगा क्योंकि पीछे रे शब्द है, रचयति शब्द हो जाएगा। अब आपके पास में क्या करना है, जो कवि का उस कवि शब्द को भी दीर्घ करना है। यहाँ देखिए कवि रचयति, तो आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो उदाहरण है पुनः रमते, तो सबसे पहले इसको देखें, पुनः तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और इस पुनः शब्द का दीर्घ हो जाएगा, पुनः रमते। ऐसा ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है हरि रम्य, तो क्या हो जाएगा, हरि की बड़ी मात्रा हो जाएगी, विसर्ग का लोप हो जाएगा, हरि रम्य शब्द बन जाएगा। ऐसे ही भानु राजते, तो भानु विसर्ग का लोप हो जाएगा और ऊ की बड़ी मात्रा हो जाएगी। इस प्रकार आज हमने विसर्ग संधि का अध्ययन किया। अब अभ्यास कार्य के जो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आपने जो विसर्ग संधि पढ़ी है, इस विसर्ग संधि के नियमों को आपको लिखना है, कौन कौन से नियम है, और नियमों को लिखने के बाद में उस नियमों के दो उदाहरण अपनी कॉपी के अंदर गृह कार्य के रूप में करने। आज का कार्य हम यहीं तक रखेंगे।